A very good morning all of you and very welcome to my channel दृष्टि ISPCS। इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्चुअल कोर्ट और ई हियरिंग के बारे में कि आखिर इसकी प्रासंगिकता कहाँ तक है, ये क्यों आवश्यक है। कोविड-19 महामारी के दौरान न्यायालयों के कार्यों को संपादन करने के में काफी चुनौतियों का उनको सामना करना पड़ा, पर इसके विपरीत आप देखें तो न्यायालय ने यही भी आवश्यकता यहाँ महसूस की कि न्यायालय में सुधार का अवसर, एक बेहतरीन अवसर यहाँ पर न्यायालय को प्राप्त हुआ। न्यायिक व्यवस्था में सुधार के लिए सबसे अच्छा सुधार यहाँ पर यह माना गया कि यहाँ पर वर्चुअल कोर्ट और ई हियरिंग जैसी अवधारणाओं को तेजी से विकास करने का प्रावधान किया गया। हम बात करें अगर इसकी पृष्ठभूमि की कि वर्चुअल कोर्ट की पृष्ठभूमि क्या है, तो देखिए सबसे पहले जो वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने PIL दाखिल की और PIL दाखिल में उन्होंने ये अनुरोध किया कि जो भी राष्ट्रीय महत्व के और संवैधानिक महत्व के मामले हैं उनकी रिकॉर्डिंग की जानी चाहिए। 2018 में न्यायिक पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी संवैधानिक महत्व वाले मामलों की न्यायिक कार्यवाही लाइव की जाने की अनुमति दे दी थी। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने दिशा निर्देश जारी किए। देखिए वैसे तो मैं आपको ये बता दूं कि न्यायालय की जो खुली सुनवाई का प्रावधान कहीं पर भी नहीं है, न ही इसका प्रावधान हमारे संविधान में है। पर आप देखिए CRPC कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्यूर 1973 की धारा 327 और CPC कोड ऑफ सिविल प्रोसीड्यूर की 1908 की धारा 153 खा के प्रावधानों का अनुसरण यहाँ पर किया जा सकता है। अब हम इन दोनों धाराओं को थोड़ा देख लेते हैं, इनमें क्या क्या प्रावधान है। देखिए CRPC 1973 की जो धारा 327 है, इसमें जहां कोई दंड न्यायालय किसी अपराध की जांच या विवेचन के प्रयोग में बैठता है उसे खुला न्यायालय समझा जाएगा, जिसमें जनता साधारण या वहां तक प्रवेश कर सकेगी जहां तक कि वह सुविधापूर्ण उसमें एकत्रित हो सके। मतलब न्यायाधीश चाहे कि उसको जनता को यहां तक शामिल करने में उसे सुविधा हो रही है तो वहां तक उस जनता को शामिल करने में बेहिचक अनुमति दे सकता है। लेकिन यदि पीठासीन न्यायाधीश ठीक समझे तो वह किसी विशिष्ट मामले की जांच या विचारण के किसी भी प्रक्रम पर यह आदेश दे सकता है कि न्यायालय द्वारा उक्त प्रक्रिया के दौरान इस्तेमाल किए गए कैमरा या भवन तक जनता की पहुंच सुनिश्चित ना की जाए। तो ये दोनों बातें वहां पर जो पीठासीन अधिकारी है उस पर कहीं ना कहीं निर्भर करता है। उसके बाद हम बात करें सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 153 खा के तहत, तो इसमें यह प्रयोजन किया गया कि कोई सिविल न्यायालय को लगता है कि तो उसे खुला न्यायालय समझा जाएगा और उसमें जनता की साधारण पहुंच वहां पर की जा सकती है। लेकिन अगर इसमें भी सेम है कि अगर पीठासीन न्यायाधीश समझे कि वहां पर उपयुक्त नहीं है तो वहां पर भी वो उसे जनता की उपस्थिति को रोक सकता है। अब इसमें सरकार का क्या पक्ष है, तो सरकार के पक्ष के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए राष्ट्रीय महत्व के मामलों में न्यायिक कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को गाइडलाइंस तैयार कर न्यायालय में दाखिल करने के निर्देश जारी किए थे। अटॉर्नी जनरल द्वारा विस्तृत गाइडलाइन दाखिल करने के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने अपना फैसला यहां पर सुनिश्चित किया था। अटॉर्नी जनरल द्वारा दाखिल गाइडलाइन के अनुसार पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लाइव स्ट्रीमिंग की प्रक्रिया मुख्य न्यायाधीश के न्यायालय से शुरू होनी चाहिए और सफल होने पर इसे दूसरे न्यायालय में लागू किया जा सकता है। मतलब एक बार वीडियो रिकॉर्ड करके आप फिर उसे दूसरे उसमें दे सकते हैं। इसके बाद संवैधानिक मुद्दों को भी यहाँ पर शामिल किया जाना चाहिए। साथ ही इस बात पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि वैवाहिक विवाद, नाबालिग से जुड़े मुद्दे, राष्ट्रीय सुरक्षा और सांप्रदायिक सौहार्द से जुड़े मामलों की लाइव स्ट्रीमिंग ना हो, क्योंकि कई बार ये बहुत ही सेंसिटिव मुद्दे होते हैं और इनसे जनमानस में असंतोष उत्पन्न हो सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो अटॉर्नी जनरल ने यह भी सुझाव दिया कि न्यायालय की भीड़ भाड़ को कम करने के लिए वादियों, पत्रकार, इंटरनल्स, वकील आदि के लिए एक डिजिटल मीडिया रूम भी बनाया जा सकता है। उसके बाद अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने यह सिफारिश की थी कि यदि सर्वोच्च न्यायालय चाहे तो सरकार लोकसभा राज्य सरकार की तरह ही सर्वोच्च न्यायालय एक अलग चैनल की व्यवस्था कर सकता है। ये बहुत ही अच्छा यहाँ पर सुझाव था। इससे तो एक तो क्या होता है, भीड़ भाड़ भी कम होती और जो पारदर्शिता, जवाबदेहिता है वो भी यहाँ पर अच्छे तरीके से सुनिश्चित हो पाती।
अगर हम आभासी न्यायालय में चुनौतियों की बात करें तो देखिए, न्यायालय के पास सामान बुनियादी ढांचा है, विद्युत, फर्नीचर यहाँ पर अभाव है। ऐसे में आभासी न्यायालय स्थापित करना दूर की बात है। भारत में इंटरनेट की गति भी बहुत कम है, इससे न्यायिक कार्यवाही की लाइव स्ट्रीम भी एक तो प्रतिवादित हो सकती है और एक बहुत ही दुष्कर कार्य भी हो सकता है। लाइव स्ट्रीमिंग के संदर्भ में वादी प्रतिवादी या न्यायिक कर्मचारियों व अधिकारियों की तकनीकी जागरूकता का भी यहाँ पर अभाव है। आप देखिए, वही पुराने लोग वहां पर बैठे हुए, कोई भी टेक्निकल एडवाइजरी काउंसिल भी यहाँ पर नहीं है। उसके बाद हम देखें कि भारत में विभिन्न आयु समूहों के बीच संसाधनों की उपलब्धता के बीच अंतर को उजागर करते हुए बार काउंसिल ऑफ इंडिया, भारतीय विधिक परिषद ने भारत के मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र लिखा है, जिसमें उसने लॉकडाउन के बाद ई फाइलिंग और ई सुनवाई की प्रणाली को जारी न रखने का भी यहाँ पर आग्रह किया है। परिषद ने बताया कि अधिकांश अधिवक्ता कमजोर पृष्ठभूमि से, जिनके पास ना तो संसाधन है और ना ही ऐसी उन्नत तकनीक के अनुकूल शिक्षा है। इस प्रकार न्यायालय के कार्य का डिजिटलाइजेशन ऐसे लोगों को उनकी आजीविका से वंचित कर देगा। उसके बाद परिषद के अनुसार न्यायालय वितरण की प्रणाली में जब तक तकनीक की जरूरत होती है तब वह सहायता करती है, लेकिन तीनों संबंधित न्यायाधीश वादी प्रतिवादी पक्षों के साथ साथ अलग अलग स्थानों पर बैठकर न्यायिक कार्यवाही को सुनने और निर्णय करने का प्रस्ताव समाज के आदर्श और व्यवहार से थोड़ा सा यहाँ पर परे है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में पारदर्शिता को सुनिश्चित करना कठिन है, जबकि न्यायालय की खुली सुनवाई में न्याय को खुले न्यायालय में वितरित किया जाता है। न केवल संबंधित पक्षों और उनके वकीलों की उपस्थिति में चर्चा के तर्क दिए जाते हैं, बल्कि अन्य अधिवक्ताओं, मीडिया और विधिक पक्षकारों की मौजूदगी यहाँ पर कार्य संपन्न होता है। न्याय केवल किया ही नहीं जाना चाहिए, बल्कि न्याय होता हुआ दिखाई भी देना चाहिए। इस संकल्पना को यहाँ पर लिया गया है। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हमें पता नहीं चलता है कि जो न्यायाधीश है उस पर कोई पॉलिटिकल प्रेशर तो नहीं है, इस तरह की कोई किसी दबाव में तो वो कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर ये सारी भी चुनौतियों का सामना न्यायालय को करना पड़ सकता है। अगर इसके महत्व की बात करें तो महत्व यह है, सर्वोच्च न्यायालय ने विचार व्यक्त किया कि खुले न्यायालय की अवधारणा ऐसे समय में विकसित हुई थी जब तकनीकी उतनी उन्नत नहीं थी। हालांकि वर्तमान में तकनीकी ने हमारे जीवन में लगभग हर पहलू को प्रभावित किया है। वैश्विक महामारी के बाद उपजी परिस्थितियों में भी आभासी न्यायालय की आवश्यकता से इनकार नहीं किया जा सकता है। वैश्विक महामारी के बाद खुले न्यायालय ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना दुष्कर है। ऐसे में आभासी न्यायालय सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का बेहतर क्रियान्वयन कर सकते हैं। आभासी न्यायालय की अवधारणा में प्रत्येक सुनवाई का समय निश्चित निर्धारित किया जा सकता है, जिससे पक्षकारों और अधिवक्ताओं का अनावश्यक समय बर्बाद नहीं होगा और न्यायिक मामले भी अनावश्यक विलंब नहीं होगा। आभासी न्यायालय की अवधारणा से अधिवक्ताओं द्वारा की जाने वाली अनावश्यक हड़तालों से भी मुक्ति मिलेगी। आभासी न्यायालय व ई सुनवाई से मामलों में तेजी से निपटारा किया जा सकता है, जिससे भारतीय न्याय व्यवस्था के में मुकदमों का जो बोझ है वो कम होगा। तो ये रहा ई हियरिंग और वर्चुअल कोर्ट के बारे में। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड।